फेजर बेसिकली क्या है ना, जैसे हमारा एक नॉर्मल सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जानते हो, अगर ओमेगा कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो जो बॉडी होती है जो भी ट्रैवल कर रही होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एंगल कवर करती है। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। सिमिलरली एसएचएम में होता है। एसएचएम में जब आप गौर से नोटिस करोगे ना, एसएचएम में भी एक ओमेगा यहाँ पे आ रहा है, और ये ओमेगा है, ये साइन के फंक्शन के अंदर है, साइन ओमेगा टी। तो आपको क्या बता सकते हो इसका ओमेगा का पीरियड क्या होगा, मतलब इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? जैसे हमारे पास एक साइन का फंक्शन है, साइन थीटा का पीरियड क्या होता है? पीरियड समझते हो ना, जिसके बाद फंक्शन खुद को रिपीट करता है। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ जाता है काइंड ऑफ। हाँ। तो अपना साइन थीटा जो होता है या साइन एक्स होता है, उसका पीरियड आपको पता है ना, 2 पाई होता है। 2 पाई के बाद फंक्शन खुद को रिपीट करता है। ये वाला पार्ट अभी ट्रिगो आप नहीं पढ़े हो क्या? क्या सर? ट्रिगोनोमेट्री आप नहीं पढ़े हो क्या अभी? सर आवाज का प्रॉब्लम हो रहा। अच्छा जस्ट एक मिनट। नहीं ना, आपको आवाज जा रही है? यस सर। मतलब आवाज कट रही है फिर क्लियर जा रही है? क्लियर है। अच्छा एक बार देखो वैष्णवी, शायद आपके साइड नेटवर्क का दिक्कत है, क्योंकि आवाज इनको क्लियर जा रही है। ठीक है सर। अभी ठीक है आवाज? हाँ हाँ अभी ठीक है। ठीक है, देखो सुनो, बोल रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा ना, साइन का कोई फंक्शन होता है, उसका पीरियड होता है 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद फंक्शन खुद को रिपीट करने लगता है। ये वाला ग्राफ याद है? ऐसे ऐसे होता था जो, देखो यहाँ पे जैसे ही 2 पाई होता है, वापस से फिर से फंक्शन रिपीट करता है। ध्यान आ रहा है? हाँ। सिमिलरली देखो एसएचएम जो अपना है, ये तो फंक्शन है ना साइन का। अब देखो साइन के अंदर में कुछ भी हो, अगर मान लो साइन ए टी प्लस बी या ए एक्स प्लस बी ऐसे फॉर्म में दे देता है, तब भी उसका फंक्शन जो होता है ना, वो अपना 2 पाई अपॉन, मतलब इसका पीरियड जो होता है वो काइंड ऑफ 2 पाई, ओमेगा अगर मल्टीप्लाइड है 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा इस केस में। अब हम लोग यूनिट मान के चल रहे हैं, जैसे हम लोग डायरेक्टली मान के चल रहे हैं, ये इसको कंपेयर करना है हमें सर्कुलर मोशन से। तो 2 पाई के बाद हम देख रहे हैं कि अपना ये फंक्शन जो है रिपीट कर रहा है, एसएचएम का जो भी फंक्शन है। और एक सर्कुलर मोशन में जब हम देखते हैं ना, एक पार्टिकल इनिशियल पॉइंट मतलब एक जगह से शुरू करके वापस उसी पॉइंट तक आता है, उस बीच में भी एंगल कवर करता है 2 पाई। ठीक है। तो हमने सिमिलरिटी नोटिस की और देखा कि ओमेगा दोनों जगह पे सेम सेम आ रहा है। ठीक है। तो हमने सोचा कि इसको हम लोग क्यों नहीं काइंड ऑफ एक सर्कुलर मोशन से रिलेट कर दें, जिससे क्वेश्चंस हम लोग इजीली बना पाएं। तो उसके लिए हमने क्या किया ना, हमने जब इसको नोटिस किया तो पता चला कि हमारे पास एक सर्कल है, जिस सर्कल का रेडियस हमारे इस एम्पलीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, जो ए है अपना, इसके इक्वल है। बेसिकली देखोगे ना, यहाँ पे जो ये चीज़ लिखा हुआ है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उसी को मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है वेक्टर को, वेक्टर बोल के मतलब। तो देखो यहाँ पे होता ये है ना, कि अब जैसे ये केस हमने लिया, अब यहाँ पे पार्टिकल ने शुरू किया अपने इस पॉइंट से मान लो, तो पार्टिकल शुरू किया तो कुछ पार्ट चला। ठीक है। मैंने बोल दिया पार्टिकल इनिशियली इस पॉइंट पे था, इस एंगल को मैंने फाइव बोल दिया। ठीक है, इनिशियल फेज जिसको आप बोलते हो। ठीक है, जब फाइव बोला तो इस पॉइंट पे हमने निकाला, तो हमारा आया यहाँ पे ए साइन फाइव, मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आया पार्टिकल का टी इक्वल टू जीरो पे ए साइन फाइव आया। जैसे इस फंक्शन में भी आओ, देखो आप यहाँ पे अगर मैं टी के जगह पे इसको जीरो डाल दूँ, टी को जीरो डाल दूंगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट वाई इक्वल टू ए साइन फाइव आ रहा है ना। यस सर। अब देखो नेक्स्ट, जब यहाँ से हमने पार्टिकल को शुरू कराया मोशन, इसका ओमेगा मान लो कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। अब आफ्टर टाइम टी में कितना डिस्प्लेसमेंट एंगल कवर करेगा, तो आप जानते हो ना, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो उसके हेल्प से हमें पता चला कि अगर अगर डायरेक्टली हम लोग इसको यूज करते हैं, उस केस में देखो यहाँ पे एंगल अपना ओमेगा टी आ गया, और पहले से फाइव है, तो टोटल एंगल अपना बन गया ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वाला देख रहे हो, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे इस वेक्टर का हमने प्रोजेक्शन लिया वाई पे, प्रोजेक्शन लिया तो अपना इस बार आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी अपना फंक्शन है। ठीक है, इससे हमें पता चला कि इसके वाई एक्सिस पे जो भी प्रोजेक्शन आएगा किसी भी गिवन टाइम में अपने इस वेक्टर का, वो बताएगा डिस्प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है।
ये पहला ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने सोचा यहाँ से हम वेलोसिटी भी निकाल के देखते हैं। तो वेलोसिटी के लिए हमने देखा ना, जब पार्टिकल यहाँ पे होता है सर्कुलर मोशन में, तो उसकी वेलोसिटी ऐसे ऊपर की तरफ होती है पूरी की पूरी v। अगर ओमेगा से इधर घूम रहा हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ वेलोसिटी हमने v नोटिस किया। उसके बाद हमने देखा इस v का कंपोनेंट अगर हम y के लॉन्ग लेते हैं तो v ही आता है। फिर हमने नोटिस किया तो मीन पोजीशन था, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी वैसे भी मैक्सिमम होती है, दैट्स इक्वल टू v। तो यहाँ से हमें मिला इस पॉइंट पे वेलोसिटी v आती है मैक्सिमम, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे जब पहुंचा तो हमने देखा कि सेम उसी लॉजिक से इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी जो है आगे के तरफ था v, ठीक है। लेकिन देखो ये वेक्टर जो है ना, ये परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस पे इसका कंपोनेंट कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा। तो ये तो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन था। जैसे देखो ये जीरो है, ये हमारा ए डिस्टेंस पे है ऊपर में, प्लस ए यानी कि हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है। अब एक्सट्रीम पॉइंट है तो वैसे भी वेलोसिटी जीरो होनी थी। और हमने देखा कि हमारे वेलोसिटी का प्रोजेक्शन भी जीरो आ रहा है वाई एक्सिस पे, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। वैसे किसी रैंडम पॉइंट पे जब हमने चेक करा, जैसे ये पॉइंट ले लो, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसे ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। अगर नीचे एंगल ओमेगा टी है तो ये एंगल भी अपना काइंड ऑफ ओमेगा टी जैसा ही कुछ आएगा, ठीक है। तो जब हमने देखा इस मोमेंट पे ये वाला कंपोनेंट हम देखते हैं वेलोसिटी का, तो ये कंपोनेंट कुछ आ रहा है काइंड ऑफ एक फंक्शन आ रहा है कॉस का, ठीक है। ये कॉस वाला फंक्शन आएगा, और वो फंक्शन जो आ रहा है वही हमें इसके अलोंग वेलोसिटी दे रहा है। तो किसी भी मोमेंट पे आप वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले रहे हो ना, वो आपको एसएचएम में उस पार्टिकल का उस मोमेंट पे वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है। इस फेजर में बस इतना ही है, और उसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। जैसे देखो पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, मीन पोजीशन पे उसको हमने वेलोसिटी दे दी, ठीक है। वेलोसिटी दी v इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए, ठीक है। इसको इस मोमेंट पे वेलोसिटी दी। अब सिंपली यहाँ पे देखोगे पार्टिकल यहाँ मीन पोजीशन पे स्टार्टिंग कर रहा है जस्ट, ठीक है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी ए ओमेगा है, और इसका कंपोनेंट भी इसके अलोंग ए ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो पहले केस में मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन। सेकंड केस में हमने देखा पार्टिकल पहुंचा अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे जब पहुंचा पार्टिकल तो उस मोमेंट पे जाके रेस्ट में आ गया, ठीक है। और ये पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में आया, मतलब इसकी वेलोसिटी मिनिमम हो गई। और हमने देखा अपने फेजर में, फेजर में जब इस पॉइंट पे हम नोटिस करते हैं तो देखते हैं कि अपना वेलोसिटी तो ए ओमेगा ही है, लेकिन डायरेक्शन इधर माइनस एक्स की तरफ है। इस केस में इसका कंपोनेंट जब वाई के लॉन्ग लेंगे तो कंपोनेंट कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो हमें पता चला कि नहीं, अपने फेजर से भी हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो अपना सेकंड रिजल्ट भी वेरीफाई होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसके बाद जब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, हमने देखा कि वापस से रेस्ट में यहाँ पे आया पार्टिकल जो भी है मोमेंटरीली, उसके बाद वापस से मुड़ गया, ठीक है, वापस से मीन पोजीशन की तरफ फिर से आया। जब देखो जब यहाँ पे वापस मीन पोजीशन पे आ रहा था, तो मीन पोजीशन पे आकर फिर से वेलोसिटी इसकी वी हो गई। अब वी वेलोसिटी यहाँ पे फिर से हम कंपोनेंट लेते हैं। देखो इस पॉइंट पे देखो पार्टिकल, देखो पहले देखो यहाँ से यहाँ तक गया एक एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ से वापस आया है अपने मीन पोजीशन तक, तो फिर हमने भी इसको वापस यहाँ पे लाया और उसी को ट्रैवल करा के हमने यहाँ पे पहुँचा दिया है, ठीक है, सर्कल में। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी बिल्कुल पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, तो इसका जो भी कंपोनेंट होगा वाई में वो सेम टू सेम आ जाएगा, जो भी वेलोसिटी आएगी। और सर्कुलर मोशन में हमारा रेडियस ए है, तो ए ओमेगा इसको भी होना है, मतलब अपनी वेलोसिटी भी यहाँ पे ए ओमेगा होनी है, जो कि इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। बस डायरेक्शन रिवर्स हो गया, देखो नीचे की तरफ पार्टिकल आ रहा है विद वी वेलोसिटी एंड वी इक्वल्स टू ए ओमेगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में अपना जो पार्टिकल है यहाँ से चला। सबसे पहले देखो यहाँ से ऊपर गया 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री नीचे आया, फिर 90 डिग्री नीचे आया, ठीक है। वैसे ही देखो 90 डिग्री इधर गया, फिर 90 डिग्री इधर गया, फिर 90 डिग्री यहाँ पे आया, तो यहाँ पे पहुंचा पार्टिकल। अब यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंचा ना, उन्होंने देखा इसकी वेलोसिटी फिर से वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई है, ठीक है। वेलोसिटी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई, इसका मीनिंग है फिर से अपना कंपोनेंट इस पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा वाई का लॉन्ग कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमने देखा पार्टिकल रेस्ट में आ गया क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद फाइनली अपना पार्टिकल फिर से इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया। इनिशियल पॉइंट पे फिर यही वाला अपना केस हो गया, पार्टिकल यहाँ से चला होगा कुछ ऐसे आके इनिशियल पॉइंट पे पहुंचा। वापस से यहाँ पे वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, जो कि अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। और देखो यहाँ भी पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और इसकी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है। तो आप किसी भी साइड से डील करो, या तो सर्कुलर मोशन से डील करो या फिर ऐसे डील करो, दोनों केसेस में आपके आंसर सेम आएंगे, ठीक है। हाँ सर। आई होप अभी क्लियर होगा।
हाँ सर क्लियर है। ठीक है, चलो देन अभी तक का पार्ट तो अच्छे से कर लिया। क्वेश्चंस आपको आज मैं दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी है ना उसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है और कुछ आगे का पार्ट है जो कि अभी हमने नहीं किया था, इसलिए मैंने सेंड नहीं किया, जिससे आप फालतू परेशान नहीं हो। ठीक है, ये क्लास कर लेंगे उसके बाद सेंड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है ना, आगे बढ़े। यस सर। चलो बढ़िया। मैंने पहले से सारा लिख के रखा हुआ है क्योंकि कल लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, पता नहीं क्यों, इसलिए मैंने सोचा टाइम वेस्ट ना हो फालतू, इसलिए लिख दिया। ठीक है, बाकी मैं प्रूफ बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। मल्टीपल प्रूफ्स हैं लेकिन प्रूफ किसी काम का नहीं है, तो विल इग्नोर दैट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। मैं मान के चल रहा हूँ अभी तक का पार्ट आपका पूरा क्लियर है, ठीक है। फेजर वाला पार्ट भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी अगर डाउट होगा तो बोलना, ठीक है। देखो इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें मैं नहीं चाहता हूँ आप गलती करके आओ, ठीक है। मतलब इसमें अगर गलती करोगे आपको खुद हर्ट करेगा एग्जाम के बाद कि मैंने क्या किया, इसलिए इसको मतलब सीरियसली लेना। चलो कोई नहीं, देन शुरू करते हैं, ठीक है। देखो अपने पास मल्टीपल टाइप की पेंडुलम्स होती हैं, ठीक है, उसमें से कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक होती है अपनी जैसे सिंपल पेंडुलम, एक होती है टॉर्जनल पेंडुलम, एक होती है कंपाउंड पेंडुलम, एक होती है स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम, चार टाइप की मैंने आपको बताई ना। इसमें से कंपाउंड पेंडुलम हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो अजीब सा केस आता है, मतलब लिटरली याद करना भी उसको वेस्ट है, और पूछेगा भी नहीं क्योंकि सबसे टफ केस वही है। वो एक जनरल पेंडुलम है, लाइक आप अपने किताब को ले लो हाथ में और उसको ही मतलब पेंडुलम के जैसा स्विंग कराने लगो, एक मान लो उसके एक कॉर्नर को पकड़ लो, आप स्विंग कराने लगो, वो भी एक पेंडुलम बन जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे मैं जो बोल रहा हूँ। बुक का एक कॉर्नर पकड़ोगे और थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करोगे स्लाइटली एंगल थीटा, तो क्या होता है, बुक थोड़ी देर तक घूमती है ना। अरे थोड़ा एडवेंचरिज्म किया करो आप लोग, कोई नहीं। चलो ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। देखो अपने पास एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम क्या होता है ना, एक होती है अपनी स्ट्रिंग बोल लो, ठीक है। एक स्ट्रिंग होती है जो कि मासलेस होती है, उसकी सर्टेन एक लेंथ होती है, उसमें नीचे एक बॉब लगा हुआ होता है, बॉब मतलब छोटा सा बॉल जैसा शेप होता है, ठीक है। वो बॉब का सर्टेन एक मास होता है एम, ठीक है। उसको जब आप स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो, वो क्या करता है ना, ऑसिलेशन करने लगता है, ठीक है। अब ये ऑसिलेशन अगर थीटा बहुत स्मॉल है, मतलब एकदम छोटे से एंगल के लिए आपने डिस्प्लेस किया, तो ये जो ऑसिलेशन होता है ये अपना एसएचएम हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है इसको आगे समझाता हूँ, ठीक है। देखो अगर अपना थीटा बहुत स्मॉल रहेगा, मतलब सिंपल सी बात है, जो आर्क लेंथ एक्स है ये भी बहुत स्मॉल रहेगा, समझ रहे हो, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। देन देखो अपना सिंपल जब भी हमें निकालना होता है, मतलब देखना होता है कोई जो भी मोशन हो रहा है वो एसएचएम है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू कर देते हैं। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स जो भी अपना आएगा वो अगर प्रोपोर्शनल आ रहा है माइनस एक्स के, इसका मतलब है अपने जो मोशन है वो एस एच एम है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे देखा रीस्टोरिंग फोर्स, तो आप देखो यहाँ पे नोटिस करो, एक आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। देखो कभी भी सर्कुलर मोशन हो रहा हो, ठीक है, सर्कुलर मोशन में आपको अगर कंपोनेंट्स लेनी हो, रिजॉल्व करना हो किसी भी एक वेक्टर को, हमेशा ध्यान रखना आप एक रेडियस के अलोंग रिजॉल्व करना, दूसरा टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। ये मतलब किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको जनरल बता रहा हूँ, कभी भी अगर किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने का जरूरत पड़े इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, आप हमेशा रेडियस के अलोंग एक कंपोनेंट लेना, दूसरा रेडियस के टेंजेंशियल, ठीक है। चलो देखो इस पार्ट में क्या करते हैं ना, अपना नीचे की तरफ इधर एम जी लगेगा, नीचे इधर एम जी लगेगा, इधर की तरफ देखो क्या लगेगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया,
ये वाला एंगल अपना थीटा हो जाएगा। सही लिखा ना? अरे सही गलत कुछ हो रहा है बता दिया करो, ठीक है? अरे नहीं होता है ना क्लास में, देखो दिमाग मतलब दिमाग में एक साथ बहुत कुछ चल रहा होता है, इसलिए अकेले बैठ के करूँगा सारा सही सही होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कुछ मिस हो जाता है, ठीक है? तो आप लोग नोटिस किया करो, जो भी बोल दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो देखो, अब आप यहाँ पे देख रहे हो, आप मुझे बताओ यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? अरे नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया ना। देखो आप लोग बोलते नहीं हो। आई थिंक अभी ठीक है। यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा दिख रहा है आपको? मतलब वो फोर्स कौन सा है जो कि पार्टिकल को वापस से मीन पोजीशन की तरफ ले जाने ट्राई कर रहा है? mg sin थीटा। ठीक है। देखो सिंपल है, मतलब जो भी फोर्स अपना पार्टिकल को मीन पोजीशन के तरफ ले जाने वापस से ट्राई करेगा वो अपना होता है रीस्टोरिंग फोर्स। इस केस में अपना एम जी साइन थीटा है, और इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। देखो डिस्प्लेसमेंट हमने पॉजिटिव एक्स में दिया है, इसलिए इसके फोर्स को हम लोग निगेटिव में लेंगे, ठीक है? तो जब यहाँ से हम लेते हैं, अपना रीस्टोरिंग फोर्स आता है माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है? अब देखो साइन थीटा, अगर थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, उस केस में आपको एक अप्रोक्सीमेशन याद आ रहा होगा। साइन थीटा जो होता है ये सिमिलर टू थीटा होता है, याद आ रहा है? तो इसका हमने थोड़ा सा यूज किया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अपना साइन थीटा की जगह पे हमने थीटा पुट कर दिया, तो अपना रिस्टोरिंग फोर्स आ गया माइनस एम जी इंटू थीटा। अब देखो यहाँ से मतलब क्या है ना, थीटा का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग ये वाला पुट कर देंगे, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है? तो ये हमने जब पुट किया और इसको रीअरेंज किया तो देखा कि ये जो है ये तो टर्म अपना कांस्टेंट हो गया, ठीक है? एक सर्टेन केस के लिए अपना जो भी रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो अपना प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के टर्म में आ गया, मतलब अपना ये एस एच एम है। पहला पॉइंट क्लियर है? अब एसएचएम है, एसएचएम में फोर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो मास इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है? ये वाला समझ में आया ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैक्सिमम मैंने आपको बताया ना कल, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वही यूज किया है। अब देखो निगेटिव साइन कैंसिल हो गया, मास कैंसिल हो गया, और एक्स अपना एक्स वाला टर्म भी कैंसिल हो गया, ठीक है? यहाँ से हमें मिलता है ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन एल, ठीक है? ओमेगा क्या होता है, टू पाई अपॉन टी। यहाँ से हमें टाइम पीरियड मिलता है सिंपल पेंडुलम का, टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है? इसी को हम लोग याद कर लेते हैं, टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये आपके काम का नहीं है, आपको ये वाला याद करना है, बाकी ओमेगा तो निकाल लोगे, या फिर ओमेगा याद कर लो अंडर रूट जी अपॉन एल, टाइम पीरियड निकाल लोगे, लेकिन मुझे ज़्यादा याद रहता है टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड का यूज ज़्यादा पड़ता है, ठीक है? अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है? सबसे पहले देखो, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। अगर बॉब का मास मान लो 1 kg के से बढ़ा के बोल दे कि 4 kg कर दिया, बताओ टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या आंसर दोगे बताओ? ओके, ठीक है, यानी कि अपना टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अगर मतलब फ्री फॉल या ग्रेविटी फ्री स्पेस है, फ्री फॉल का केस हो या फिर ग्रेविटी फ्री स्पेस हो, वहाँ पे मैंने कल आपको बताया था जी जीरो हो जाता है, ठीक है? जी जीरो होगा तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब एक ऑसिलेशन देखने के लिए आपको कितनी देर वेट करना पड़ेगा? मैं पूछ रहा हूँ एक ऑसिलेशन कितनी देर में होगा ऐसे केस में? क्या? ठीक है,
पता नहीं आप लोग स्लो हो गए हो या फिर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। एनीवे छोड़ो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो। पता नहीं क्या बोल रहा था, भूल गया, 1 मिनट। हाँ देखो, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला केस हमने कर लिया। फिर थोड़ा-सा रुक के मैसेज पढ़ने में स्लो हो जाता है ना, तो फ्लो अपना ये हो जाता है। देखो, अगर लिफ्ट या वाटर का केस है, ठीक है? जैसे लिफ्ट में ले जाके अगर हम पेंडुलम को बंद कर दे रहे हैं, ठीक है? उस केस में अपना जी इफेक्टिव आएगा। और अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करती है तो जी इफेक्टिव क्या होता है? चलो कोई नहीं, छोड़ो, मैं बता दे रहा हूँ। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ अपनी जा रही है तो अपना जी इफेक्टिव ए प्लस जी आएगा, ठीक है? अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो अपना जी इफेक्टिव ए माइनस जी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए, जी जो होना चाहिए अपना, मतलब ए जो होना चाहिए लेस देन जी होना चाहिए। अगर ए जी के इक्वल हो जाएगा, उस केस में अपना फ्री फॉल हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद देखो, मैं अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ठीक है? मैं फास्ट फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा आप लोग मतलब रिस्पॉन्स थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है तो फ्लो टूट रहा है, ठीक है? हम लोग ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं। हाँ, इसीलिए इसीलिए बोल रहा हूँ, टाइप करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा-सा रिस्पॉन्स अवॉइड करेंगे। आप लोग जो बोल के रिस्पॉन्स दे पाओगे दे देना, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा-सा हम लोग स्पीड चलेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग समझ रहे हो, देखो टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट अपना टारगेट 13 तक था, 8 दिन बचा हुआ है, चैप्टर ऑलमोस्ट काफ़ी सारे बचे हुए हैं। देखो आप रिस्पॉन्स करोगे आपका फ़ायदा है, नहीं मैं मतलब कुछ नहीं पूछूँगा, आपका लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट चलो, अगर मूविंग कार के केस में बात करें, तो मूविंग कार के केस में मैंने बताया था। हाँ जी, लेकिन अब क्या करें बताओ, प्रॉब्लम तो हो रही है अब। देखो मुझे वेट करना पड़ रहा है, सही बता रहा हूँ। पता है मैं मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरा फ्लो टूट जा रहा है बिल्कुल, मतलब जैसे मैं सोच के जैसे आ रहा हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी ट्राई करो आप लोग, जितना भी मतलब समझ में आएगा मुझे ट्राई करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सच में बता रहा हूँ मेरा फ्लो टूट जा रहा है। बिल्कुल मतलब आज थोड़ा-सा मुझे मतलब काइंड ऑफ थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी हो गया था कि अरे टाइम कम है, जल्दी-जल्दी सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, और देखो कुछ मतलब ऐसे भी नहीं कर सकते कि हम लोग उड़ा-उड़ा के करें, अच्छे से करना है जिससे कि आप बस क्लास करके जाओगे ना, रिवीजन नहीं भी करोगे तब भी आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बस जाते टाइम एक बार खाली नोट्स लास्ट टाइम पे देख के जाना, मतलब अपना जो भी नोट्स खुद का बनाया हो वो शॉर्ट नोट्स, या फिर ये जो शॉर्ट नोट्स मैं आपको देता हूँ, आप मतलब बिलीव रखो फिजिक्स में आप 30/30 करके आओगे। एक आध क्वेश्चन अगर कोई फ्रिंज टॉपिक से वो दे दिया जो कि छोड़ने लायक हो, वो बस छूटेगा। अदरवाइज अगर पेपर नॉर्मल आया जैसे कि पिछले सालों में आ रहा है 23 का, आप 100% करके आओगे, इस अकॉर्डिंग मैंने कवर किया है, ठीक है? तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस पे बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बस मतलब थोड़ा-सा होता है डिस्कशन से डाउट्स मतलब जाते हैं, ठीक है? बस इसी रीज़न से डिस्कस करता हूँ। तो चलो नेक्स्ट आपको याद दिलाता हूँ, मूविंग कार वाला केस याद आ रहा है? जब कार में पेंडुलम हमने लिया था और कार को आगे की तरफ एक्सेलरेट किया था, कार आगे तरफ चली थी तो पेंडुलम अपना काइंड ऑफ तिरछा हो गया था, ऐसा कुछ। मैंने ये केस आपको अच्छे से कराया था उस टाइम पे। ये अपना हम लोग एनएलएम में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनएलएम से। वहाँ पे टेन थीटा क्या आया था जल्दी से बताओ? ए अपॉन जी। करेक्ट, टेन थीटा अपना आता था ए अपॉन जी, ठीक है? सेम यहाँ पे भी होगा, जब भी कार अपना मतलब कार अपना चलेगी, उस केस में जो भी पेंडुलम का एंगल बनेगा वर्टिकल के साथ, वो अपना टेन इनवर्स ए अपॉन जी बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। जैसे आपको याद होगा जी इफेक्टिव जो अपना आता था ना, वहाँ पे कार के केस में जी इफेक्टिव याद आ रहा है आपको? जैसे कार आगे एक्सेलरेट कर रही थी ए से, और अपना जी नीचे लग रहा था, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव कुछ आता था ना ऐसे, पाइथागोरस थ्योरम। अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। याद रखो। अरे देखो बस 3 ही तो जी इफेक्टिव है ना, देखो एक अगर किसी सर्टेन एंगल पे मतलब कुछ हो रहा है तो, ठीक है? मतलब देखो एक हॉरिजॉन्टल में अगर एक्सेलरेशन मिल रहा है आपको, उस केस में एक आएगा जी इफेक्टिव। आप सिंपल ध्यान रखो, दोनों जो मतलब फोर्सेज हैं वो तो परपेंडिकुलर हो गई ना, एक एम ए आगे की तरफ हो गया, एम जी नीचे की तरफ हो गया। तो आप सिंपल समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे तो अपना पाइथागोरस थ्योरम का केस आएगा, और पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है सिंपल सा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे रिलेट करके याद करो।
ठीक है, नहीं बोलोगे। और देखो लिफ्ट वाला सिंपल याद अगर नहीं होता है तो याद रखना कि आपको ऊपर जा, जब लिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ जाता है तब आपको हैवी वेट फील होता है ना, हैवीनेस फील होता है, लगता है आपको कोई दबा रहा है ऊपर से नीचे। तो सिंपल याद रखो ना, वैसे में अपना जी इफेक्टिव बढ़ जाएगा, यानी कि जी प्लस ए होगा। ठीक है। और वैसे ही जब लिफ्ट नीचे आती है तो आपको लगता है ना, आप मतलब आपका वजन कम से कम 10 किलो कम हो गया, जो सबका सपना होता है, जो होता नहीं है, ऐसा फील होता है। वो वाला सिंपल से आप याद रखो कि उस केस में वेटलेसनेस फील हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कम, मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी कम हो जा रही है। तो जी इफेक्टिव अपना जी माइनस है। ठीक है, याद रहेगा। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बना सकता है, अगर चांद पे लेके चला चला जाएगा तो अपना इसका पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना टाइम्स हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अगर मून पे लेके चले जाओ। हाँ। इनफाइनाइट। अरे नहीं जी, इनफाइनाइट किससे होगा, मून पे जी होता है ना, जी डैश इक्वल टू जी जी अपॉन 6 आता है जो। मून पे बोल रहा हूँ, स्पेस में नहीं। मून का अपना ग्रेविटी है ना। हाँ। हाँ, तो जी अपॉन 6 आता है ना, बस यहाँ पे हम लोग जी अपॉन 6 पुट कर देंगे। ठीक है। तो जब जी अपॉन 6 आप यहाँ पुट करोगे अपने फॉर्मूला में, तो यहाँ पे 6 ऊपर चला। 6L/G। हम्म। ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखना, ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बस एल और जी पे डिपेंड करेगा। अगर जी चेंज हो रहा है तब चेंज होगा, एल चेंज हो रहा है तब चेंज होगा। और एल कैसे चेंज हो सकता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, याद करो। एल नॉट अल्फा डेल्टा टी याद आ रहा है, एल इक्वल्स टू, अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा। इस पेंडुलम को अगर हीट करें हम तो इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा। बढ़ेगा। करेक्ट, बढ़ेगा, क्योंकि एल अपना बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, समझ रहे हो। सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, आप कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है। ये वाला पार्ट हमने कर लिया, मूविंग कार वाला भी अपना हो गया, लिफ्ट या वाटर का भी हो गया। लिफ्ट या वाटर के केस में भी मैंने आपको बता दिया। वाटर के केस में क्या होगा ना, जी मतलब चेंज कैसे होगा वहाँ पे, जो बुआइंट फोर्स आता है ना, याद करो वेट चेंज हो जाता था। तो जितना भी ग्रेविटी वाला फोर्स है एम जी माइनस यू कर दोगे, वो इफेक्टिव फोर्स वहाँ पे हो जाएगा, उसी के कंपैरिजन में हम लोग जी इफेक्टिव निकालते हैं। तो ये मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए हैं, इस पे न्यूमेरिकल आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। पूछने का मतलब क्या बोलते हैं, चांस ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे पूछने का देखो, आपसे अगर इस पे न्यूमेरिकल पूछ ले वाटर वाले केस पे, आप समझ रहे हो आप बना पाओगे एग्जाम में 1 मिनट में, समझ रहे हो जो बोल रहा हूँ। यस सर। ठीक है, इसलिए आपको इसका लोड नहीं लेना है। आप इसका थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन है ना जो, बस उतना समझ लो अपने लैंग्वेज में। आपको अगर कुछ भी यहाँ पे मतलब मन कर रहा है, कुछ लग रहा है कि एक लाइन मुझे ऐड कर लेना चाहिए, आप अपने लैंग्वेज में नॉर्मल ऐड कर लो। ठीक है, आगे बढ़ें फिर। ठीक है, आ जाओ। देखो, अब अपना एक केस आता है टॉर्जनल पेंडुलम, आपको रफली दिखा देता हूँ कैसा होता है। देखो ऐसा कुछ नीचे डिस्क लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे क्वाइल काइंड ऑफ क्वाइल होता है, ठीक है। उसी पे मतलब ये होता है ना कि इसको जैसे कि इसको ट्विस्ट करेंगे, एग्जांपल कैसे आपको बताऊं, जैसे कि मान लो जैसे रस्सी होती है, रस्सी को जब हम बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ ट्विस्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके ट्विस्ट कर देते हैं, नीचे में कुछ बांधा हुआ रहता है, देखते हो जब रस्सी को आप ऊपर से फ्री छोड़ते हो तो ये नीचे वाला पार्ट जो होता है घूमने लगता है अपने आप। ऐसा कभी नोटिस किया, कुछ ऐसा देखा है। और बेटर एग्जांपल क्या दे सकते हैं, जैसे कि एक और बात बता रहा हूँ आपको, अगर आप धागे के नीचे में कुछ बांध दोगे, ठीक है, बांध के उसके बाद धागे को बहुत तेज से इसको ट्विस्ट कर दोगे, धागे को बहुत ज़्यादा इसको घुमा दोगे, काइंड ऑफ इसको टाइटली वाइंड कर दोगे। उसके बाद जब आप मतलब यहाँ से पकड़ोगे ना, अपना वो मतलब घुमाने वाला प्रेशर हटा के इसको नॉर्मली पकड़ोगे, तो देखोगे नीचे जो आपका ये बंधा हुआ यहाँ पे कुछ है वो घूमने लगेगा गोल गोल ऐसे। अगर नोटिस नहीं किया तो करना कभी टाइम मिला तो एग्जाम बार, ठीक है। तो देखो ये जो होता है ना टॉर्जनल पेंडुलम होता है, यहाँ पे एंगुलर एसएचएम होता है, ठीक है। और एंगुलर एसएचएम के केस में सिंपली हमारा यहाँ पे देखो क्या हुआ, एम अपॉन के आपको याद है ना, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला आपको याद है। बस एम के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और के जगह पे टॉर्जनल कांस्टेंट आई अपॉन सी। तो इसको अलग से याद करने का जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में गलती से डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ ले टॉर्जनल पेंडुलम का, ठीक है, तो सिंपल से ध्यान रखना, अपना मास के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, क्योंकि देखो ये रोटेशनल मोशन हो गया, समझ रहे हो, यहाँ पे डिस्क टाइप का मतलब सेटअप होता है और एक एक्सिस होता है अपने पास, इसलिए यहाँ पे रोटेशनल मोशन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। ठीक है, याद हो जाएगा।
आगे हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक वाला कर रहे हैं, आप देखोगे बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। वहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के आता है, यहाँ पे टॉर्जनल कांस्टेंट सी है, ठीक है। और वहाँ पे अपना मास सेम आता है, यहाँ पे अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो काइंड ऑफ जहाँ पे आप वो फॉर्मूला लिखना ना, बगल में इसको लिख लेना, जिससे याद हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछना होगा तो बस वैल्यू देके आपसे टाइम पीरियड पूछ सकता है। चलो आ जाओ, ये वाला अच्छा पार्ट है, ठीक है। देखो स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पता है कन्फ्यूजन का स्कोप ज़्यादा है। मान लो जैसे ये हमारे पास एक वर्टिकल सेटअप है स्प्रिंग ब्लॉक का, ठीक है। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है। उसको हमने इलोंगेट किया, उसको मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। जब डिस्प्लेस करेंगे इस पॉइंट पे अपना पार्टिकल आएगा, उस पर एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा के एक्स, समझ रहे हो। ओके। नेक्स्ट देखो, ये जो अपना फोर्स आ रहा है ये माइनस के एक्स के इक्वल आ रहा है, और आप देखो डायरेक्टली जो रिस्ट्रिंग फोर्स आ रहा है माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। यही तो हमें चाहिए होता है एसएचएम के लिए, तो सिंपल सा एसएचएम होगा यहाँ पे। अब फिर से हमने फोर्स को पुट किया एम ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस साइन के साथ, ठीक है। और जब हमने पुट किया यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे एक्स कैंसिल हो गया, नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से अपना ओमेगा मिलता है अंडर रूट के अपॉन एम। जब इसको सॉल्व करेंगे एम इधर चला जाएगा तो अपना ओमेगा यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम, ठीक है। यही अपना होता है 2 पाई अपॉन टी। यहाँ से टाइम पीरियड निकल के आता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। इसलिए मैं बोल रहा था एम के जगह पे आप आई से रिप्लेस कर दोगे, के जगह पे सी से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। मतलब रोटेशनल एनालॉगस जो भी हैं इनके, उनसे रिप्लेस कर दोगे तो आपका आ जाएगा टॉर्जनल पेंडुलम का, ठीक है, याद रहेगा। अब चलो आपको एक खास बात बताता हूँ, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है ना, इसका ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता। इसको आप किसी स्लोप पे ऐसे ले जाके ऐसे करके ऐसे लगा दो, ऐसे सिस्टम लगा दोगे ना, वहाँ पे भी इसका टाइम पीरियड यही आएगा जो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये बाकी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे इवन जी पे डिपेंड नहीं करता, अगर जी पे डिपेंड करता तब अपना ओरिएंटेशन से फर्क पड़ता, समझ रहे हो। अब मान लो एक इंक्लाइन पे मैं एक सिस्टम को रख दूं, उससे क्या होगा, इसका ना के चेंज होगा ना एम चेंज होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट और मास चेंज हो सकता है एक इंक्लाइन पे रख देने से। बिल्कुल। तो देखो इसी रीजन की वजह से जब इसका टाइम पीरियड हम किसी भी कंडीशन में निकालते हैं, हमेशा अपना 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के आता है, ठीक है। ये चेंज तब भी होगा जब इधर अपना मास चेंज हो और अपना के चेंज हो, ठीक है, याद रहेगा। अब के कैसे चेंज होगा ये अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। देखो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के यहाँ पे समराइज कर दिया जिससे आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इस चैप्टर को जानबूझ के थोड़ा सा क्रिस्प एंड समराइज रखा हुआ है, जिससे आपको रिवीजन में मतलब अलग से नोट्स की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ट्राई करो अपना जितना टाइम बचाओ, एक्स्ट्रा मतलब इधर उधर की बुक्स मतलब नहीं पढ़ना, और साथ ही आप ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि टाइम कम है। एंड एक बात आपको बता रहा हूँ, आप बुक्स पढ़ोगे ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा वहाँ से चीज़ों को इंटरप्रेट करके निकालने में, ठीक है। और देखो कुछ चीज़ें मान लो क्लास में जो छूट जा रही हैं, आप नोटिस करोगे ना आपको मॉक्स में वो चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस आप लोग नोटिस करते हो, मॉक्स जो आप लोग अटेम्प्ट करते हो, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्लास में हम लोग नहीं किए होते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें इधर से एंड जो रिमेनिंग चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप कुछ भी टेंशन नहीं लेना कि कुछ बहुत बड़ा चीज़ छूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं छूटेगा लास्ट लास्ट तक, इसलिए आप लोग बुक पे ज़्यादा नहीं जाना। और अभी तो मतलब इनिशियल फेज है ना, अभी मॉक्स तो और करनी है, सिलेबस खत्म होने के बाद तो ढेर सारे करोगे, तो फिर धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन आप कवर कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये ना ही ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा ना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ये मतलब कौन, टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखना, इफ़ वी टेक द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देन ओनली द इक्विलिब्रियम पोजीशन विल चेंज। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको। देखो क्या होगा, मान लो ये जो अपना सिस्टम है ना, इसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ऐसे लटका देते हैं, तो देखो क्या होगा। ये जो पहले मतलब ये देखो यहाँ पे ग्रेविटी इसको नहीं खींच रही है, तो इस कंडीशन में इसका जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रहा है, ये सर्टेन स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगा तभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया होगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ना ग्रेविटी की वजह से ये मास कुछ सर्टेन एक्स नॉट डिस्प्लेस हो जाएगा पहले ही, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ना थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो एसएचएम होगा, और जो नया मतलब मीन पोजीशन आएगा ना वो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे आता था नेचुरल लेंथ, अब नेचुरल लेंथ ना आके जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा नया वाला वर्टिकल के केस में, वही अपना बन जाएगा इसका नया इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, ठीक है। आई थिंक सेकंड पॉइंट भी क्लियर है।
चलो देखो, टाइम पीरियड सेम रहेगा इवन इन वाटर। ये भी पॉइंट क्लियर है ना। देखो वाटर में जाएगा तो क्या आएगा वहाँ पे, इसका काइंड ऑफ फोर्स कम हो जाएगा, जो mg लग रहा था वो कम हो जाएगा, कुछ अपथ्रस्ट से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इसको mg से खुद फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसको अपथ्रस्ट से क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जब भी इस ब्लॉक को आप वाटर के अंदर डाल दोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि इसका टाइम पीरियड जो है वही रहेगा। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, सेम रहेगा कि अलग होगा, मतलब मीन पोजीशन। सेम होगा मैम। अरे नहीं, सेम कैसे होगा। देखो ना, स्प्रिंग पे नीचे की तरफ mg फोर्स लगा रहा था तो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन नीचे शिफ्ट हो रहा था। इस बार अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा तो इस बार तो अपना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलो लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक हो। देखो, टाइम पीरियड विल बी सेम इन वाटर बट इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन विल चेंज। ठीक है, याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं हो गया अब। जो बताया हूँ समझे हो ना, मतलब खाली सुन के मतलब याद करने वाला बात नहीं, आप समझ रहे हो ना क्यों चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट देखो, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। मैंने बताया था आपको, याद आ रहा है कुछ कुछ। एक स्प्रिंग का अगर एंड टुकड़ा करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है। नहीं आप बताओ कितना होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर एक स्प्रिंग का मैंने चार टुकड़ा कर दिया उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, एक एक पीस का मतलब। 4 टाइम्स। करेक्ट। बाकी लोग को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ। नहीं याद तो नहीं आ रहा, नहीं तो बताते पहले। देखो, मैंने जानबूझ के यहाँ पे इंसर्ट किया इसको, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा आप लोग भूल गए होगे। ऑल्दो मुझे ये नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी कर दिया। ठीक है, तो देखो सिंपल से ध्यान रखो, यहाँ पे देखो, अगर आपको एक पेंडुलम दिया, पेंडुलम का अगर के चेंज होने लगे तो इसका टाइम पीरियड भी चेंज होगा। अगर जो इसने स्प्रिंग दिया इसको काट के बीच से जोड़ दिया, ठीक है, काट के मतलब या फिर पैरेलल में लगा दिया, तो जैसे स्प्रिंग को काटेगा ना, सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, और चेंज होके इसका आता है एन, अगर एन टुकड़ा कर देगा तो एन टाइम्स के, मतलब एन टाइम्स ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, हम लोग इक्वल टुकड़ा का बात कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग मतलब K1 K2 का बात नहीं कर रहे हैं, उस केस में कुछ और आता है। ठीक है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि उसका नीड है अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसलिए मैंने इक्वल पार्ट वाला बताया है। वैसे आप बोलोगे तो फॉर्मूला लिख दूंगा उसका भी, वो अपना हो जाता है। जैसे कि एक स्प्रिंग का, मान लो एक स्प्रिंग है अपने पास ऐसा कुछ, इसका मैंने दो दो टुकड़ा कर दिया, इसका लेंथ पहले एल है, अब नया लेंथ L1, और ये इसका मान लो L2। ठीक है, ऐसा कुछ लेंथ होगा। तो जो अपना नया स्प्रिंग कांस्टेंट आता है ना K1 K2, देखो बहुत ज़्यादा लोड लेना नहीं है, याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, इग्नोर करना है। ठीक है, ये अपना आता है K1 इक्वल्स टू ओरिजिनल जो भी के था 1 + L2/L1। ठीक है, इनवर्स वाला रेशियो आता है। इनवर्स क्यों आता है, क्योंकि जब आप इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हो तो ये किसको फॉलो करता है, रेसिस्टर को या फिर कैपेसिटर को। जब आप स्प्रिंग का इक्विवेलेंट निकालते हो, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ये किसके अकॉर्डिंग निकलता है, मतलब किसके जैसे इसका रिजल्ट आता है। हाँ बोलो। आप इसे क्या। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे काइंड ऑफ जो अपना रिजल्ट सर आता है ना, मतलब इनवर्स के काइंड ऑफ में आता है। ठीक है, यहाँ पे L2/L1। वैसे ही जब K2 निकालोगे ये अपना आ जाता है K × 1 + L1/L2। ये ऑल्दो मतलब नहीं पूछेगा, काफ़ी फ्रिंज टॉपिक हो गया, पूछेगा तो कोई भी बना के नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका लोड नहीं लेना है। ये जो ऊपर में पार्ट है देखो यहाँ पे, अगर ये बिल्कुल आपको ध्यान रहना चाहिए, अगर एन टुकड़ा कर दिया, ठीक है, एन इक्वल पार्ट्स कर दिया, उस केस में अपना एन टाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर टुकड़ा करके वो बोले कि पैरेलल में जोड़ दिया, तो फिर इंडिविजुअल को आप क्या करोगे, ऐसे K1 + K2 कर दोगे। मान लो दो टुकड़ा किया, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, तो 2 + 2 देख रहे हो, 4 टाइम्स हो जा रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अपना टाइम पीरियड कितने टाइम हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग।
ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट कहाँ पढ़ा था अपन ने, मतलब चैप्टर भूल गए। एनएलएम में पढ़ा था, आई थिंक एनएलएम के बाद मैंने कराया था कटिंग ऑफ। अरे नहीं, ये मैंने आपको बोला था ना याद दिलाना आप लोग, तब बताऊंगा। तो आपने याद दिलाया था एक दिन, श्रुति ने याद दिलाया था, श्रुति मतलब याद दिलाया था, ये बात याद आ रही है कि नहीं? अच्छा कोई बात नहीं आयुषी, देखो यहाँ पे जितना चीज वहां पे मैंने कराया था ना, उससे ज्यादा यहाँ पे करा दिया है। पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। वाह, मतलब भूलने का कोई अवार्ड होता आप लोग को पक्का मिलता। कोई नहीं, ये अच्छी आदत है, पता है एग्जाम बाद मतलब इसका फायदा दिखेगा, एग्जाम के दिन बस नुकसान दिखता है, बाकी टाइम गुड हैबिट। शायद ये नहीं किया था। नहीं, थोड़ा सा आई थिंक डिस्कशन हुआ था इस पे। देखो मैं, हमें याद नहीं है, थोड़ा सा हुआ था। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो उस दिन जितना मैंने कराया था ना, उससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे करा दिया है। मुझे पूरा विश्वास था आपको याद नहीं आएगा, सच में बता रहा हूँ, क्लास से पहले मुझे पूरा 100% खुद पे भरोसा था कि आपको याद नहीं आएगा, इसलिए मैंने इतना डिटेल में यहाँ पे किया। ठीक है। अरे सच में बोल रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, यहाँ पे पूरा डिटेल में किया हुआ है। पीछे वाला जो पार्ट था ना, वहाँ पे थोड़ा सा किया था, मतलब यहाँ पे उससे ज़्यादा डिटेल्ड है। अच्छा ठीक है, आपको याद नहीं है तो ये कैसे याद है आपको कैपेसिटर को फॉलो करता है? वो भी मैंने उसी क्लास में बताया था। पता नहीं। वो भी मैंने सेम उसी क्लास में ये चीज़ बताया था कि कैपेसिटर के जैसा रिजल्ट्स आते हैं जब आप इक्विवेलेंट निकालते हो। ठीक है, आपने किया है। मुझे थोड़ा याद है, ज्यादा याद नहीं आ रहा है मैं ये। तो थोड़ा थोड़ा याद है, मतलब किया तो होगा ना, ये बात बोल रहा हूँ। पता नहीं। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। देखो सिंपल, जब भी स्प्रिंग ऐसे मतलब एक पड़ा हुआ है, ठीक है, अपने पास लेंथ एल है, एल लेंथ के स्प्रिंग का एन टुकड़ा कर दिया, तो अपना मतलब एन टाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। प्रीवियस वाला मुझे लग रहा है भेजने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने बस ये बताया था कि कैसे होता है, जैसे वहाँ पे एल लेंथ का स्प्रिंग था, उसका मैंने एन टुकड़ा कर दिया, उसके बाद मैंने फोर्स की हेल्प से आपको बताया था कि कैसे एन टाइम्स के हो जाता है, लेकिन मतलब आपको याद रखने में दिक्कत तो नहीं होगी, सिंपल सा है ना कि अगर एन टुकड़ा कर रहे हैं तो एन टाइम्स हो जा रहा है। वापस से प्रूफ पे जाने की जरूरत तो मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इस वाले पार्ट में। देखो अगर स्प्रिंग अपने पास है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लेंथ एल है, उसको अगर हमने एन इक्वल पार्ट्स में काट दिया, तो उसका जो अपना स्प्रिंग कांस्टेंट आता है फाइनली, वो आता है हर एक टुकड़े का के डैश आएगा, वो एन टाइम्स के आएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, स्प्रिंग का स्टिफनेस कटिंग के बाद बढ़ता है कि घटता है? बढ़ जाता है। ठीक है, के अपना बढ़ रहा है ना, इसलिए बढ़ेगा, क्योंकि के को ही हम लोग स्टिफनेस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे सोचो ना, स्प्रिंग जितना छोटा होगा आपको सेम डिस्प्लेसमेंट देने के लिए डबल फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो? अगर स्प्रिंग का दो टुकड़ा कर दोगे, उसमें सेम डिस्प्लेसमेंट जो आप पहले बड़े स्प्रिंग में ला रहे थे, सेम वही डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए आपको डबल अमाउंट ऑफ फोर्स देना पड़ेगा, तब उतना डिस्प्लेस होगा। ठीक है, क्योंकि देखो पहले ना आप फोर्स जब लगा रहे थे, पूरा का पूरा स्प्रिंग मतलब पूरा लेंथ एल जो था पूरा का पूरा वो स्ट्रेच हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब आपका लेंथ जब आधा हो गया, तो अगर आप उतना ही फोर्स लगाओगे ना, अभी आधे पार्ट का मतलब आधे पार्ट के कोरिस्पॉन्डिंग ही इलोंगेशन आएगा, लेकिन आपको उतना ही इलोंगेशन अगर चाहिए तो आपको फोर्स डबल करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? इसीलिए स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफर हो जाता है कटिंग के बाद। ठीक है, चलो देन आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक्सप्लेन करने का तो ज़रूरत नहीं है ना, देखो कि अपना जो इक्विवेलेंट इसका आएगा, वो जब पैरेलल मतलब सीरीज के केस में होगा तो कैपेसिटर को फॉलो करता है, जैसे कैपेसिटर में सीरीज में आता था सेम वैसे ही आता है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसको कैपेसिटर से लिंक करके लिख लो बगल में, या फिर चाहो तो मतलब रेसिस्टर का उल्टा लिख लो, जैसे मन करे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, ठीक है, यहाँ पे दोनों अपना K1 K2 अलग अलग है। आपको ये चीज़ बता देता हूँ, देखो ये K1 ये K2। अब यहाँ पे खास बात क्या है, ये जो इलोंगेशन आएगा ना, अगर सीरीज में है दोनों, तो हमेशा ध्यान रखना सीरीज में इलोंगेशन अलग अलग आएगा। ठीक है, लेकिन फोर्स दोनों में सेम लगेगा। ठीक है,
और जब भी ये दोनों पैरेलल में होंगे, पैरेलल में दोनों का इलोंगेशन सेम होगा, क्योंकि सोचो ना, अगर आगे पीछे हुआ तो एक स्प्रिंग का कांस्टेंट मतलब कनेक्शन तो यहाँ से कट जाएगा ना, अगर मान लो एक ज़्यादा स्ट्रेच हो गया एक कम हुआ, समझ रहे हो? तो जो भी दोनों में मतलब स्ट्रेच आएगा सेम आएगा। ये पहला पार्ट, ठीक है। सेकंड देखो, अगर बोलें फोर्स के केस में, तो देखो स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है ना, तो इलोंगेशन सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो फोर्स डिफरेंट आएगा। क्लियर है? फोर्स अपना के एक्स होता है ना, फोर्स देखो अपना के एक्स होता है, ठीक है। इलोंगेशन आपने खुद एक्सेप्ट किया सेम आ रहा है, इलोंगेशन सेम है, के अलग अगर है तो फोर्स भी तो अलग होना पड़ेगा ना। चलो आओ थोड़ा सा क्वेश्चंस के साथ खेलते हैं। हाँ ये ठीक है। ये बताओ सीरीज है कि पैरेलल है? पैरेलल है। ओके, बाकी लोग? पैरेलल ही है। अच्छा ठीक है, अब लॉजिक बताओ क्यों ऐसा बोला? कनेक्टेड नहीं है ना अच्छा, बीच में ब्लॉक। कनेक्टेड नहीं इसलिए? K1 + K2 होगा ना यहाँ पे। हाँ ओके। देखो यहाँ पे खास कर, फोर्स लग रहा होगा। हाँ फोर्स डिफरेंट लग रहा होगा, उससे बेटर आप बता दोगे ऐसे ना, इलोंगेशन सेम आएगा, एक में जितना मतलब एक जितना स्ट्रेच होगी दूसरी उतनी कॉम्प्रेस होगी, समझ रहे हो? आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, डिफरेंट फोर्स होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंट फोर्स आप कैसे डायरेक्टली बताओगे, जैसे स्ट्रेच होगा उसके बाद ना फोर्स बता पाओगे? तो यहाँ पे सबसे बेटर वे में आप इलोंगेशन बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली दिख रहा है सामने। इसी इलोंगेशन के बेसिस पे हम लोग इसको पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको कुछ ऐसा केस दिखे, आप सिंपल सा सोचना स्प्रिंग का इलोंगेशन कैसा है, अगर दोनों स्प्रिंग सेम इलोंगेट हो रही हैं, 2 दे 3 दे 4 दे, इलोंगेशन सेम है तो अपनी पैरेलल में है, ठीक है। अगर इलोंगेशन डिफरेंट है तो अपना ये मतलब सीरीज में है, या फिर कुछ और केस हो सकता है, काइंड ऑफ मिक्सचर, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम लोग देखते थे ना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो अपना पैरेलल में है, करंट सेम है तो सीरीज में है, ऐसा कुछ देखते थे हम लोग, शायद ऐसा ही कुछ होता था, मुझे तो पूरा याद नहीं आ रहा। ठीक है देन, आगे बढ़े। पैरेलल में शायद पोटेंशियल सेम होता था और सीरीज में करंट। शायद वर्ड नहीं लगाना था, वो मैंने ऐसे ही लगाया था, चलो कोई नहीं। सही बताया आपने, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। अगर कैपेसिटर में बात करें तब क्या सेम होगा बताओ सीरीज में? कैपेसिटर में तो हम लोग करंट में डील नहीं करते हैं ना, तो वहाँ पे फिर क्या सेम होता है? करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? चार्ज से भूल गए? कैपेसिटर का। अच्छा कोई नहीं, रिवाइज कराएंगे जल्दी। कैपेसिटर में सीरीज में चार्ज सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तभी तो आप कॉमन पोटेंशियल निकालते थे, याद करो। हाँ, C = Q/V। देखो मतलब फॉर्मूला याद है, आप लोग कॉन्सेप्ट बोलते हो बस, फॉर्मूला याद रहता है। कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे रिवाइज करने जितना हो पाएगा। ये तो रिवीजन ये वाला पार्ट जो है ना 13 के बाद कराऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पे ज़रूरत लगेगी मैं आपको बताते जाऊंगा बीच बीच में। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा भी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन 11th वाला रिवीजन पे ध्यान देना, क्योंकि देखो 11th का पार्ट है ना कॉन्सेप्चुअल है, अगर कॉन्सेप्ट भूल जाओगे फॉर्मूला आपके काम ज़्यादा नहीं आएगा, अगर कॉन्सेप्ट भूल गए तो, क्योंकि आपसे सिली मिस्टेक करवा देगा, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ रिवाइज करना, जहाँ पे डाउट है पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके डाउट्स के लिए फ्री हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो अगला पार्ट अपना डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्पिंग कुछ याद है, एसी में आप लोग पढ़े होगे 12 में, बचपन में मतलब, क्या होता था डैम्पिंग में? जब एसी सर्किट में अपना डैम्पिंग होता था तो आप बताओ वहाँ पे क्या होता था, मतलब डैम्पिंग से क्या इफेक्ट आता था?
एनर्जी पे। देखो एलसी ऑसिलेशन होता था, एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी कंजर्व्ड रहती थी या फिर लॉस होती थी? हाँ बोलो। बीस होता था कुछ। नहीं, कुछ नहीं, एनर्जी डिक्रीज होता था डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में। देखो वहाँ पे जब आप डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ते थे ना, देखो एलसी ऑसिलेशन होता था, याद आ रहा है? एसी में, एलसी ऑसिलेशन में अपना एनर्जी कंजर्व रहता था, एनर्जी घूमता था, काइंड ऑफ एसएचएम होता था वहाँ पे। एनर्जी कभी इंडक्टर के पास पूरा चला जाता था, ऐसा कुछ। आई थिंक आप सब भूल गए हो। देखो एल आई स्क्वायर ऐसा कुछ याद आता है? हाफ एल आई स्क्वायर। आप एक, रियलाइज कर, हाँ। ये क्या होता था? एनर्जी होता था। मतलब किसका एनर्जी? याद नहीं आ रहा है। अरे एल इंडक्टर के लिए यूज होता है ना, इंडक्टर के अंदर का एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर होता था। कैपेसिटर के अंदर हाफ सी वी स्क्वायर किसी भी मोमेंट पे, या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। मैग्नेटिक एनर्जी ऐसा कुछ। हाँ मैग्नेटिक एनर्जी, उसी उसी को तो इंडक्टर के अंदर का स्टोर्ड एनर्जी बोलते थे ना। ये टोटल एनर्जी मिला के कांस्टेंट रहती है, याद आ रहा है? कभी एक टाइम पे होता था हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर। जैसे सेम एसएचएम पढ़ रहे हो ना आप लोग, एसएचएम अच्छे से पढ़ लोगे, वहां पे बिल्कुल आपको मजा आएगा, बिल्कुल मतलब लगेगा सब कुछ रिलेटेबल है। एलसी ऑसिलेशन पार्ट पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको। रेजोनेंट सर्किट वगैरह जहाँ पे आएंगी, आप बिल्कुल सिंपली निकल जाओगे सबसे। ठीक है। उस टाइम पे ये नहीं बोलना कि मतलब एसएचएम भूल गए। कोई नहीं, चलो। क्यू मैक्स स्क्वायर अपॉन टू सी, ठीक है। ये काइंड ऑफ इक्वेशन आता था, या मतलब थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो? देखो ये किसी भी एक टाइम पे, सर्टेन टाइम पे एनर्जी है, ये वाला टोटल एनर्जी किसी भी एक टाइम पे है, देख रहे हो? इसका सम हमेशा देखो कांस्टेंट रह रहा है, और ये मैक्सिमम एनर्जी, जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एक बार मैक्सिमम होती थी, एक बार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती थी, वैसे ही देख रहे हो आप, एक बार इंडक्टर में एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, एक बार कैपेसिटर में एनर्जी मैक्सिमम हो रही है। रिलेट कर पा रहे हो ना? बस इतना बताओ। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बताया ना कि वहाँ पे याद दिलाऊंगा फिर से कि कुछ तो सेम सेम आता था। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब आते हैं ऑसिलेशन के केस में। जैसे आपने देखा होगा, हम जो भी इन्वायरमेंट, मान लो हम एक हवा में, आप पेंडुलम एक ले लो, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, आपको क्या लग रहा है? ऑसिलेशन मतलब इन्फिनाइट टाइम तक, मतलब ऑसिलेशन चलती रहेगी या फिर थोड़ी देर बाद रुक जाएगा पेंडुलम? रुक जाएगा, रुक जाएगा। रुक जाएगा, रीजन बताओ क्यों रुकेगा? सर इसके अंदर कुछ मतलब फील्ड है ना, ये जो। इसके अंदर फ्लूइड है। ये मैंने फ्लूइड ले लिया एग्जाम्पल के लिए ताकि ज़्यादा विजुअलाइज हो। वो थोड़ा सा मतलब लाइक उस पे फोर्स लगेगा तो उसको रोकने के लिए कुछ। अच्छा ठीक है, हवा में बोल रहा हूँ, हवा में आप एक पेंडुलम नॉर्मल ले लोगे, थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करोगे, तब नहीं रुकेगा, यानी कि अगर फ्लूइड नहीं रहे तो? नहीं नहीं, तब भी रुकेगा। तो रीजन क्या, आप रीजन बताओ क्यों रुक रहा है? एनर्जी लॉस हो रहा है सर। ओके, एनर्जी कौन ले जा रहा है सारा? हाँ। एनर्जी लॉस कौन करवा रहा है? अरे एनर्जी लॉस करवाने वाला एक ही है फिजिक्स में सबसे बड़ा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। हाँ ठीक है, उसी को कभी हम लोग एयर ड्रैग बोल देते हैं, उसी को कभी हम लोग विस्कोसिटी बोल देते हैं, लेकिन अंदर से मतलब है वो फ्रिक्शन ही। ठीक है। तो देखो अगर फ्लूइड में डाला, यहाँ भी ये डैम्पिंग होगा इसका, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है अपना। देखो काइंड ऑफ डैम्पिंग होगा, डैम्पिंग होगा विस्कोसिटी के वजह से, ठीक है। डैम्पिंग अपथ्रस्ट के वजह से नहीं होगा, यहाँ पे समझ रहे हो ना, यहाँ पे अपथ्रस्ट के वजह से डैम्पिंग नहीं होगा, अपथ्रस्ट इसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर सकता है, लेकिन डैम्पिंग अपथ्रस्ट नहीं करवाएगा। यहाँ पे डैम्पिंग करवाता है इसके अंदर का विस्कोसिटी, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है। इसीलिए अगर आप एक एयर में भी नॉर्मली आप एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लोगे, उसको स्ट्रेच करके फिर छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा अपना ऑसिलेशन करता रहेगा, थोड़े टाइम के बाद रुक जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे केस आता है अपना डैम्प्ड ऑसिलेशन का। डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब है ना कि टाइम के साथ इसकी एनर्जी लॉस होते जा रही है, ठीक है, एनर्जी कम होते जा रही है। टोटल एनर्जी जो अपना होता था, याद करो ऑसिलेशन जब अपना एसएचएम होता था, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता था, कुछ कुछ ऐसा पढ़ा था हमने। लेकिन इस केस में टोटल एनर्जी लॉस होते जा रही है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ कोई, एसएचएम में।
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो वहाँ पे एक एक टर्म आता था एम्पलीट्यूड का, यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड के लिए यहाँ पे ए नॉट है ना, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम होते चला जाता है, और एम्पलीट्यूड कम होते चला जाता है, इसी वजह से एनर्जी लॉस होते चली जाती है। या फिर उल्टा अगर बोलो तो एनर्जी लॉस हो रही है फ्रिक्शन की वजह से, इसीलिए इसका एम्पलीट्यूड डिके करता है। ठीक है, इसको काइंड ऑफ डिके से भी आप रिलेट कर सकते हो। डिके आपका जो कि आता है रेडियो एक्टिविटी में, वहाँ वाला डिके में भी कुछ ऐसा फंक्शन मिलता है ई रेज़ टू द पावर माइनस समथिंग का। ठीक है, ये डिके का फंक्शन है। देख के समझ पा रहे हो, कुछ कुछ रिलेट कर रहे हो डीके से? ठीक है, चलो इतना कर पा रहे हो। तो देखो यहाँ पे होता ही है ना कि देख, जैसे अगर रीस्ट्रिंग फोर्स की बात करेंगे, तो ये जो एक तो पहले अपना के एक्स आ रहा था, स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो तो लगेगा ही, दूसरा एक एडिशनली ना ड्रैग कोफिशिएंट या डैम्पिंग कोफिशिएंट आ जाएगा, और इसका डायरेक्शन भी ना हमारे मोशन के अपोजिट होगा। मोशन के अपोजिट क्यों होगा? क्योंकि फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट ही लगता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन को रोकने का ट्राई करता है। ठीक है, इस रीजन से दोनों फोर्सेस नेगेटिव साइन के साथ आएंगी। ठीक है, फिर वापस से जब इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स आता है। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अब एम ए के जगह पे एम को ले जाके इधर डिवाइड कर दिया दोनों में, तो अपना देखो इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया, ए प्लस बी बाई एम इंटू वी प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक खास चीज ऑब्जर्व करना आप, अगर यहाँ पे बी जीरो हो जाए, डैम्पिंग कॉफिशिएंट जीरो हो जाए, तो ये टर्म गायब हो जाएगा, और बाकी का जो टर्म बच रहा है देख के बताओ तो क्या बन रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएच। करेक्ट। तो अगर बी जीरो हो जाए तो अपना एस एच एम का केस बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसका इस इक्वेशन का जैसे उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते थे तो अपना ढेर सारा सॉल्यूशन आता था, इसका भी सॉल्यूशन आता है, लेकिन उसमें से एक सॉल्यूशन अपना है ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। नहीं याद रखना है, भूल जाओ, बस ध्यान रखना कुछ ऐसा टाइप का होता है, बस टाइप ध्यान रखना। वो मतलब आपसे बस ये पूछता है कि जो एम्पलीट्यूड रहता है वो मतलब कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, देखो जब टी इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म अपना वन हो जाएगा ना, समझ रहे हो? उस केस में अपना ए नॉट मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जैसे जैसे टी बढ़ेगा, क्योंकि ये ई का पावर माइनस में है, तो ये जो क्वांटिटी है डिक्रीज होगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम। जैसे जैसे टी बढ़ेगा फंक्शन डिक्रीज करेगा, ये चीज़ समझ रहे हो? तो इससे हमारा जो एम्पलीट्यूड है ना, ओवरऑल एम्पलीट्यूड ये टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, और इधर का टर्म कैसे वेरी करेगा वो तो ऑलरेडी आप लोग एसएचएम में देख चुके हो। तो इसलिए जैसे जैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा एनर्जी डिक्रीज करेगा, और यहाँ से ओमेगा डैश जो होता है, ओमेगा डैश आता है ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर एम स्क्वायर। ये भी याद नहीं रखना है, ये भी भूल जाओ, बस इस ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे बी अगर जीरो कर देंगे ना, फिर से वापस अपना ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा, फिर से एसएचएम का केस बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी बी जीरो होगा अपना केस एसएचएम हो जाता है। आई थिंक ए कोई शायद अरहेनियस कांस्टेंट बोलता है कहीं कहीं पे, मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, मे बी। ठीक है, बस आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है इस पूरे पार्ट में, जो सबसे मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि इसके केस में हमेशा एम्पलीट्यूड जो होता है डिक्रीज होता है, मतलब विद टाइम डिकेइंग फंक्शन है। ठीक है, बगल में मन करे तो लिख लो डिकेइंग फंक्शन होता है, इसका एम्पलीट्यूड डिके करता है। ठीक है, अब देखो ए नॉट जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, एंड इट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है विद ई का पावर। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है सर्टन ऐसे, जो एम्पलीट्यूड होगा हर एक मतलब एक पीरियड के बाद डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, ए वर्सेस टी का ग्राफ है, इनिशियली एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ए नॉट के इक्वल। आई थिंक क्लियर है ये वाला पार्ट, इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको, बस कुछ ये सर्टेन मतलब दिमाग में एक इमेज रहना चाहिए कि कुछ ऐसा फंक्शन आता है। ठीक है, आपसे इस पर कुछ भी ज़्यादा वो नहीं करेगा, आपसे एम्पलीट्यूड वगैरह में कुछ डील कर सकता है। ठीक है, ये ओमेगा वाला पार्ट ये भी जरूरी नहीं है, ये बस ये इक्वेशन का शेप ध्यान रखना, कुछ ऐसा ई का पावर समथिंग के फॉर्म में आता है। ठीक है, चलो देन ये वाला पार्ट भी हो गया अपना। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से आता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन। ये अपना कहाँ कहाँ काम आता है? एसएचएम में काम आता है, वेब्स में काम आता है, फिर अपना एसी में काम आता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बनाया जाए। आप लोग बना रहे हो कि मैं बताऊं पहले?
आप लोग बना रहे हो या फिर बताना है, ये तो बता दो। ओके, ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है इसलिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। A√3 होगा। A√3 आ रहा है। ओके, आंसर देख लेते हैं, आंसर मुझे नहीं पता। कैसे किया बताओ प्रोसेस। A equals to under root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi। ओके, एंगल कितना आया, फाई कितना है। वन ही ले लिया, पूरा cos phi का टर्म वन ले लिया। ओके, गलती हो गई। सबसे पहले देखो, कॉस वाले को चेंज करना होता है, ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, सबसे पहले कॉस वाले को चेंज करना साइन में, ठीक है। ये अपना देखो क्या बन जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी, सॉरी साइन हो जाएगा ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसा कुछ बन जाएगा ना। आई थिंक सही लिखा है। अरे मेरे से साइन साइन में आजकल बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, इस वजह से कल भी मैं गलती से आपको निगेटिव पॉजिटिव का निगेटिव बता दिया था। चलो देन, देखो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा ध्यान रखना है, इसमें कभी भी आपको कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं लगाना है, बस मतलब एक चीज़ लगाना है जिसको दिमाग बोलते हैं, ठीक है। मतलब दिमाग भी ज़्यादा नहीं लगाना है, बस नॉर्मल सा देखो। सिंपल, सबसे पहले पकड़ो जिसका फेज सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम फेज वाला, यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है, किसका फेज सबसे कम है। x1। ठीक है, सबसे पहले x1 वाले को हमने पकड़ा, ठीक है। चलो एक बार एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दूर करते हैं, ये देखो अपनी एक्सिस हो गई, ठीक है। अब x1 वाला जो है, इसका एम्पलीट्यूड A√2 है, ठीक है। x1 जो अपना ऐसे कुछ, ये एंगल 45 डिग्री है और ये A√2 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इससे बड़ा जिसका मतलब फाई है, वो अपना ये वाला है, देखो पाई बाई टू। देखो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब एक्स एक्सिस से ये 45 डिग्री फेज हमें ऊपर जाना है, ठीक है। इसको काइंड ऑफ मतलब वहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं ना एसी में, वहाँ पे भी हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए यूज करते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो। नहीं तो देखो सिंपली समझो, ये देखो ये ओमेगा टी, ये जो रिफरेंस लाइन है ना, ये वाला एक्स वाला, इसको मैंने ओमेगा टी मान लिया है, ठीक है। ये जो रेफरेंस लाइन है नीचे एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको मैंने मान लिया ये ओमेगा टी का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है, यानी कि इसको मैंने एक तरह से जीरो बना दिया, ठीक है। इसको मैंने एक मोमेंट के लिए मान लिया ओमेगा टी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो हम अपना एक्स एक्सिस से जो पहला अपना वेक्टर है वो 45 डिग्री आगे है, एक्स एक्सिस मतलब ओमेगा टी से देखो 45 डिग्री आगे है, ऊपर में यहाँ पे है, क्लियर है। और इसका मैग्नीट्यूड A√2 है, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड इसके बाद वाला आप लोग बताओ, ये जो है सेकंड वाला, ये अपना पाई बाई टू है, ये कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सेम लॉजिक से। बाय एक्सिस पे। करेक्ट, वाई एक्सिस पे अपना ए एम्पलीट्यूड के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो थर्ड वाला है, ये वाला कहाँ पे जाएगा, ये वहां 45 डिग्री पे जाएगा दूसरी साइड। बिल्कुल सही, A√2, ठीक है। ये भी 45, ये भी 45, सारा 45 हो गया, समझ रहे हो। एक्स3 तो ए है ना सिर्फ। ए है, हाँ ठीक है, ए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए कर लो, ठीक है। चाहे A√2 कर लो, कैलकुलेशन अपना सिंपल रहेगा, हमें कौन सा मेहनत ज़्यादा करना है, हमें तो समझना है अभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब सिंपल समझो, आपने ड्रॉ कर दिया सारा वेक्टर को प्लेन में, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल करना ये है कि देखो ये जो दो वेक्टर्स हैं, हमें देखना है कि किस डायरेक्शन में हम इसका रिजल्टेंट निकालें, जैसे आपके पास ये बेसिकली तीन वेक्टर्स हो गई, इनका आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये जो A√2 है और ये A√2 है, ये दोनों, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इनका रिजल्टेंट बिल्कुल इनके बीच में आएगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स, ये वाला समझ रहे हो, दो वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइंड है विद दिस एक्सिस, तो इसके अबाउट जो रिजल्टेंट आएगा वो अपना
क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, इस वजह से किसी एक का एम्पलीट्यूड इंटू रूट टू टाइम्स आएगा। चलो ऐसे नहीं समझ रहे हो, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। ये देखो ए रूट टू है, इसका इधर की तरफ प्रोजेक्शन एक आ जाएगा ए रूट टू अपॉन रूट टू। चलो अच्छे से लिख देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे गलती किया। देखो इधर की तरफ वैसे ही ए रूट टू अपॉन रूट टू, समझ रहे हो ना। बेसिकली इसका एक साइड साइन कंपोनेंट लिया साइन 45, तो साइन 45 अपना 1/√2 होता है, यही होता है ना। इधर अपना 2 टाइम्स ए रूट टू अपॉन रूट टू। तो मैं पहले भी तो यही बोल रहा था आपसे ना कि इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ए रूट टू इंटू रूट टू। बात तो सेम ही है, दोनों सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अपना ये नेक्स्ट, रिजल्टेंट भी हो जाता है ना, हाँ यही मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, तो भी तो यही आएगा। रूट टू आएगा। अच्छा मतलब ओ आप बोल रहे हो तीनों का रिजल्टेंट एक साथ करने के लिए, वो आप तब करते हो ना। हाँ किसका बोलो। रूट टू ए और रूट टू ए का। हाँ आप वेक्टर से कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई हुई थी, देखो ऐसा याद करो आप। यहाँ पे प्लेस है ना, देखो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, इक्वल वेक्टर्स, तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में ए रूट टू आता है, अगर दोनों ए होते हैं तो। ये एक बताया था आपको, याद आ रहा है ना। एक ऐसे मैंने आपको बताया था वो 120 डिग्री वाला, 120 था ना ये वाला। 120 डिग्री पे होते हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है बताओ। लामीज थ्योरम के पहले बताया था। अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू एफ टू अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू एफ थ्री अपॉन साइन ठीक है, अगर तीनों 120 डिग्री हैं तब रिजल्टेंट कितना आएगा ये बता दो। जीरो। करेक्ट, जीरो आएगा। आई थिंक एक चीज़ आप आयुषी बोल रहे हो, देखो दो वेक्टर जब 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है ना, जैसे ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, बीच का एंगल 120 डिग्री जब भी होता है, अगर ये भी ए है ये भी ए है, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में 60 डिग्री पे ए ही आता है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पता है आप बार बार वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे ना, टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो कराएंगे इसकी, तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे जैसे देखो ना, इसी वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एफ और एफ 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है, इनका रिजल्टेंट बीच में यहाँ पे एफ हो जाएगा, और एफ और एफ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे एफ नेट अपना जीरो आ जाता है, ठीक है। तो देख रहे हो कैसे डायग्राम से इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेम यही काम करता है अपना सुपरपोजिशन। अब यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे कितना आया बताओ, ये वाला अपना कितना आया था इसका रिजल्टेंट। हुए। ये तो कैंसिल हो गया, ये अपना 2a आ गया। तो देखो यहाँ पे जो अपना नेट आ गया ना एम्पलीट्यूड, ए नेट अपना आ गया 2a, और पहले से ए है 3a, ठीक है। और फाई देखो कितना आ जाएगा, देखो इनिशियल ओमेगा टी अपना ये वाला हो गया, ओमेगा टी से कितना आगे अपना रिजल्टेंट आया बताओ। अपने ओमेगा टी वाले लाइन से कितना आगे अपना रिजल्टेंट वेक्टर आया है। नाइन। ठीक है। हाँ सही है, सही बोल रहे हो, 90 डिग्री पाई/2। अब इसका इक्वेशन अगर आपसे पूछ लेगा ना, बोलेगा इक्वेशन लिखना है, तो सिंपली ऐसे लिख देंगे, एक्स इक्वल्स टू, एक्स मतलब नेट पूरा सबका सुपरपोजिशन सम हो गया, एक्स इक्वल टू ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नेट, ठीक है, यही आता है। ये अपना आ जाएगा 3a। आपका भी आंसर 3a आया था क्या स्टार्टिंग में। हाँ। वाह बिल्कुल सही है, ओमेगा टी प्लस पाई/2। ये देखो ये आपको समझाने के लिए इतना स्टेप्स लगा, लेकिन इसको आप समझ रहे हो ना, इसको करोगे तो आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हमने शायद रूट थ्री ए बोला था। अच्छा √3a बोला था, सिंपली आपने सबको स्क्वायर करके ऐड कर दिया। हाँ, वो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला होता है ना, अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा करके। ओके, तो वहाँ से अपना आ जाएगा 2a² 4a² प्लस, लेकिन दिक्कत ये देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला कैसे यूज किए एक बार बताना, जैसे देखो ए नेट इक्वल्स टू ये वाला अंडर रूट। वो गलत यूज हुआ है। बस आंसर सही आया, आंसर भी पूरा सही नहीं था। अब इसके बाद वाला टर्म आप भूल गए थे, 2a1 a2 कॉस थीटा, याद आ रहा है कुछ ऐसा होता था।
+2 A2 A3 कॉस थीटा। कुछ ऐसा मतलब ध्यान आ रहा है? हाँ। तो इससे करने में सोच रहे हो कितना टाइम लगेगा और कितना मतलब गलती का चांसेस है यहाँ पे? यस सर। तो इसीलिए सुपरपोजिशन वाला मेथड इजी है, ठीक है। इस पे आई थिंक एक पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन उसने पूछा है, 3 एसएचएम दे दिया और आपसे उनको ऐड करके कॉमन मतलब एम्पलीट्यूड पूछा है। तो ऐड करने का मतलब सुपरपोजिशन ही होता है, ठीक है। वेक्टर को आप ऐड करते हो, उसी को सुपरपोजिशन बोलते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। देखो इसके हेल्प से आप फाइनल इक्वेशन भी निकाल सकते हो एसएचएम का। ये बेस्ट तरीका है, इससे बेटर कोई तरीका नहीं है। अब चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है। क्वेश्चन में A2/A1 पूछा है, ठीक है। डायरेक्टली रूट 2 आंसर नहीं दे देना देख के। ये x2 में तो साइन और कॉस दोनों है। हाँ तो मैंने आपको बताया था यहाँ भी तो साइन और कॉस दोनों थे। क्या किया था यहाँ पे हमने, याद करो। जो चीज़ यहाँ पे किया ना सेम वहाँ पे भी करना है आपको, सबको एक में चेंज करना है, ठीक है। एक में चेंज क्यों करना है, क्योंकि देखो कॉस जो होता है ना साइन से काइंड ऑफ बोले तो 90 डिग्री आगे होता है या बोले तो 90 डिग्री पीछे होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द साइन। इस वजह से हमें बेस लाइन सेम रखना है, 2πt को बेस लाइन लेना है। बेस लाइन सेम रखने के लिए हमें सारे इक्वेशंस को सेम फंक्शन में लाना पड़ेगा। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो इस टाइप के क्वेश्चंस में एग्जाम में होती है। हम लोग साइन कॉस नहीं देखते हैं डायरेक्टली, हम लोग फेस देख के प्लस माइनस कर लेते हैं। देखो सिंपल है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करके उसके बाद कॉस को साइन में चेंज करो। 2 आएगा आई थिंक। 2। हाँ सही है। वैसे पता है ये क्वेश्चन कॉम्परेटिवली इजी है क्योंकि यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगाओगे तब भी ये हो जाएगा। थोड़ा सा आई थिंक आपको इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक अब हो जाएगा। ऐसे ही कर रहे हो ना आप लोग? आया आंसर? 2 आ रहा है। हाँ 2 ही आएगा। एम्पलीट्यूड सेकंड वाले का 10 आएगा। हाँ। हम्म। अब जो काम आप कर रहे थे ना पाइथागोरस थ्योरम वाला, यहाँ पे वो करोगे तो सेम हो जाएगा। क्यों होगा देखो दिखा दे रहा हूँ आपको।
यहाँ पे जब आप x2 का मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, अंडर रूट x2 डैश का स्क्वायर मतलब 5√2 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वाला नीचे वाला ये 5√2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 A1 A2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वैसे भी जीरो हो जाना है। देखो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई/2 है, cos पाई/2 कितना होता है बताओ? 0। तो देखो आंसर क्या आ रहा है। देख रहे हो, यहाँ पे भी अगर चेंज नहीं करते ना, डायरेक्ट कॉस वाला देख के डायरेक्ट इसको लगा देते हैं, उसके बाद 5 0 कर देते, तो आपका आंसर यहाँ पे कुछ और आ जाता। सर ये नेगेटिव नहीं होगा क्या? कौन सा? ये वाला? साइन पाई/2 प्लस करके। अरे निगेटिव होगा, छोड़ो उसको, निगेटिव साइन से हमें मतलब नहीं, हमसे मैग्नीट्यूड पूछता है। साइन तो खैर हाँ पाई/2 आप ऐड करोगे, अगर मतलब कॉस का फंक्शन था ना, पाई/2 जब ऐड करोगे तो होगा तो निगेटिव ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे मतलब साइन मैटर नहीं करेगा, ये बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग फाइनली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक देखो बात ये है ना, आप एक चीज़ समझो, ये जो एक्सिस हमने लिया ना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब मेरा मन में चाहूँ तो यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे मतलब है कि फाइनल जो है वो अपना इनिशियल से कितना आगे है, ठीक है। ये जो रेफरेंस लाइन से अपना फाइनल रिजल्टेंट कितना आगे आ रहा है, समझ रहे हो। प्लस माइनस से कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। अगर मैं चाहता ना, मैं यहाँ पे 45 डिग्री जो यहाँ से शुरू किया उसको यहीं से शुरू कर सकता था। मैं मान लेता 45 डिग्री नीचे यहाँ पे अपना रेफरेंस मतलब बेस लाइन है, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, वो अपने हाथ में है, क्योंकि हमें फाइनल डिफरेंस से मतलब है। वैसे इस क्वेश्चन को आप सबने मतलब सुपर पोजिशन से ही किया ना? ओके, ठीक है, तो सुपर पोजिशन से किया ना, तो एक चीज़ और करो इसमें आप, अगर दोनों एसएचएम को हम लोग जोड़ देते हैं तो एक्स नेट निकल के दिखाओ। एक्स नेट मतलब समझ रहे हो ना, x1 + x2, ये वाला पार्ट करके दिखाओ कितना आ रहा है। इसका मतलब नेट एम्पलीट्यूड निकालना है। tan√2 + 1/√2। 10/√2 + 1/√2। अच्छा देखते हैं। tan√2 + 1 होल/√2। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। आंसर नहीं पता मुझे भी। सिंपल सा फेजर यूज करते हैं फिर से, ठीक है। ये देखो इनिशियल अपना है साइन में कॉस में, रुको फंक्शन यहाँ से ये उठा लाते हैं, क्यों फालतू मेहनत करें दोबारा। दो फंक्शन अपने पास ये हैं, एक उसने दे रखी है। 125 + 50√2 और फिर पूरे का रूट। अच्छा ओके, और ट्राई कर लेते हैं। देखो सबसे पहला बेस लाइन अपना 2π/t पे कौन सा है, ये वाला है, इसको लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसको बेस लाइन पे ड्रॉ किया, ये अपना कितना है 5√2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपना पाई/4 पे 5 है, 5, ये अपना 45 डिग्री पे। उसके बाद फिर से अपना 5√2, 90 डिग्री आ गया ना। हम्म, ये भी 45। ऐसा ही कुछ फेजर आया आप सबका? ऐसा नहीं आया मुझे लग रहा है, क्योंकि आंसर तो बड़ी सुंदर सा आ रहा है। ये क्या हो गया? ये 10। वही तो, कहाँ पे गलती हो रही है बताओ। ये जो
टेन लेना है, वो वाई एक्सिस पे होगा ना? 10y पे 10y पे क्यों होगा पहले बताओ। ये देखो इक्वेशन जो लिखे हैं इसको ओपन करेंगे। ये 5√2 टाइम्स cos 2πt जब बाहर निकालोगे तो ऐसा इक्वेशन आएगा x2 डबल डैश का। हाँ, तो ये वाला देखो ना, ये तो y एक्सिस पे बस 5√2 जा रहा है, 10 आप कैसे लेके चले थे। गलत किया हूँ। ओके, मतलब आपने रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला दूसरा क्वेश्चन है, चलेगा। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ये मतलब रिपीट करता रहेगा। अभी वेब में आपसे फिर से करवाऊंगा सुपरपोजिशन, उसके बाद वेब के बाद फिर से हम लोग एसी में करेंगे, ठीक है। अभी टेंशन नहीं लेना। अब देखो सिंपल, यहाँ पे 90 डिग्री पे अपना दो इक्वल वेक्टर्स 5√2, यहाँ पे इसका जो जाएगा 10 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कन्फ्यूजन नो इसके लिए लिख देते हैं 5√2 इंटू √2। सही लिखा ना। तो अपना नेट एम्पलीट्यूड इतना आ जा रहा है, ठीक है। और फाइनेट यहाँ से अपना 45 डिग्री आ रहा है। आप लोग ये वाला गलत किए, पता है। देखो यहाँ पे आपने बस मैग्नीट्यूड निकाला था, इस केस में आपने फाई नहीं निकाला था। इस केस में आप फाई निकालते, फाई जो निकालोगे ना, फाई आपका π/2 नहीं आएगा। आप जो इस एक्सिस पे 10 दिखा रहे हो, 10 इस एक्सिस पे नहीं आएगा, 10 जो आएगा ना इसी एक्सिस पे आएगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखो। समझ रहे हो कि दिखा दूँ निकाल के यहाँ पे, जो आप गलती किए हो बता दूँ। अच्छा, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। तो छोड़ो, क्यों टाइम दें हम लोग। बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में जो फेज आएगा वो 45 डिग्री आएगा, ठीक है। जब इसका फाइनल लिखोगे इसका कुछ ऐसा आएगा, 10 sin 2πt प्लस 45, ऐसा इक्वेशन आएगा, ठीक है। इसीलिए आपका आंसर गलत हो गया है, क्योंकि आप लोग मान लियो कि ये भी π/2 है। क्लियर है। जब ऐसा डाउट हो ना कभी भी, ऐसा मतलब बीच से शुरू नहीं करके आप स्टार्टिंग से फिर से शुरू कर लो, वैसे में गलती से बच जाओगे, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक आज का अपना, लिसेजस फिगर्स। पता नहीं, अजीब सा नाम है। बस इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या होता है ना, जब भी आपके पास दो गिवन एसएचएम्स हैं, ठीक है, जिनको आप सुपर इम्पोज करा रहे हो, अगर वो दोनों एसएचएम परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। मतलब ये अपना x1 ले लो, ये अपना x2 ले लो, दो एसएचएम अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन अपना कहलाता है लिसेजस कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आई थिंक सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, नहीं तो सॉरी लिसेजस, मतलब जो भी हैं, ठीक है। देखो इस केस में सिंपल सा ध्यान आपको रखना है कि जो दो आपके पास सुपर इम्पोज होती हैं अलग अलग एसएचएम्स, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। इसमें बस इतना ध्यान रखना है। और इसमें होता है ना, डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ x1 एंड x2 अपने पास कुछ फिगर्स आती हैं। जैसे कुछ बार एसएचएम जब सुपर इम्पोज आप करोगे ना, ये मतलब कुछ काइंड ऑफ ऐसा आएगा। देखो रिजल्टेंट कभी ऐसे वेरी करेगा, कभी कुछ ऐसा रिजल्टेंट आएगा, कभी कुछ ऐसा रिजल्टेंट आएगा, कभी कुछ ऐसा आएगा, कभी कुछ ऐसा आएगा। ऐसे काइंड ऑफ शेप देख रहे हो, ऐसा कुछ शेप बनेगा अपना। ये देख रहे हो ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसे ऐसे। ये कैसा फिगर लग रहा है देखने में, एलिप्स लग रहा है ना। तो कभी एलिप्स बनता है, और कभी कभी एलिप्स के स्पेशल केस में सर्कल कब बनेगा बताओ, जब x1 और x2 अलग अलग होंगे या इक्वल हो जाएंगे। मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड जब इक्वल हो जाएगा, मान लो ये इक्वल हो गया, फिर जो वेरिएशन होगा ना वो ऐसे होगा। देखो इस केस में क्या लग रहा है, कैसा फिगर बनेगा, सर्कल बने। ठीक है। तो लिसेजस फिगर्स इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, जब अपना कुछ केस में एलिप्स बनता है, कुछ केस में सर्कल बनता है, और कभी कभी स्ट्रेट लाइन भी बन जाता है। जब मान लो x2 बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, x1 बहुत बड़ा हो जाए, उस केस में आपका जो रिजल्टेंट आएगा कुछ काइंड ऑफ ऐसे ही लाइन के साथ साथ चिपका हुआ ही आएगा। जैसे देखो ये बहुत बड़ा होता है और ये बहुत छोटा होता है, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना वो ऐसे आएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे, मतलब जैसे जैसे आप आओगे एक लाइन के लॉन्ग ही आएगा। समझ रहे हो। तो लिसेजस फिगर्स में आपको ध्यान रखना है, जब भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एसएचएम्स को हम लोग सुपर इम्पोज करवाते हैं, तो अपना जो उनका पैटर्न आता है ना उसी को लिसेजस फिगर बोलते हैं, ठीक है।
ये फ्रिंज टॉपिक है, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बस ज़रूरी है कि अगर नाम से डायरेक्टली पूछे तो आपको पता रहे। आपसे बस इसमें इतना पूछ सकता है कि लेसैजस फिगर्स मतलब कैसे एसएचएम्स को कंबाइन करने से बनती हैं। ठीक है, तो आप बताओगे आंसर क्या बोलोगे? क्वेश्चन समझ रहे हो? देखो, किस मतलब दो कैसे एसएचएम्स को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो या सुपर इम्पोज करते हैं तो लिसैजस फिगर्स हमें मिलती हैं। तो इसका आंसर आप लोग क्या करोगे, जो मैंने बताया ध्यान आ रहा है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चलो लिख देता हूँ, नहीं तो आपका भरोसा नहीं है। इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कैसा होता है, ठीक है?